Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 25th of February 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. और चलते हैं, आज दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत ज्यादा टॉपिक्स अभी न्यूज में ऐसा कुछ था नहीं, सो इन दो टॉपिक को अपन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक तो ये है कि यूएस रिजोल्यूशन अर्जिंग एंड टू यूक्रेन वॉर fails at United Nations General Assembly. United Nations General Assembly में जो यूएसए है वो एक रेजोल्यूशन लेकर के आया कि भाई यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन यूएसए का ये जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाया बिकॉज कंट्रीज ने इसके फेवर में, बहुत सारे कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट नहीं किया। तो यूएसए के लिए अपने आप में काफी शेमफुल है कि इतना पावरफुल कंट्री होते हुए भी वो अपनी एक रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास नहीं करवा पाया। यूएस ने अप्रूवल चाहा था इस रेजोल्यूशन में, ये कहा था कि कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर विदाउट मेंशनिंग रसियाज एग्रेशन। एक्चुअल में इसमें जो विवाद हुआ इस रेजोल्यूशन में वो ये था कि यूएसए जो रेजोल्यूशन लेके आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने जो वर्डिंग थी, उसकी जो राइटिंग थी, उसके अंदर जो सेंटेंसेस थे, वर्ड्स थे, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह, वो कुछ हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें उस रेजोल्यूशन में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि यूक्रेन पर रशिया ने एग्रेशन किया था। तो फिर सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया कि आप जब ये कह ही नहीं रहे हो कि रशिया ने यूक्रेन पर एग्रेशन किया था, तो ये तो इनडायरेक्टली ये मानना हो गया कि रशिया जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस वॉर के लिए। तो इनडायरेक्टली ये जो मैसेज गया तो कंट्रीज ने वॉकआउट कर दिया और ये पास नहीं हो पाया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिड नॉट अप्रूव दिस रेजोल्यूशन और अल्टीमेटली ये जो रेजोल्यूशन था वो पास ही नहीं हो पाया। यूक्रेन बैक्ड यूरोपियन रेजोल्यूशन सक्सीड्स, जबकि यूक्रेन ने जो बैक जिसको सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन का एक अप्रूवल था, मींस एक रेजोल्यूशन था। द असेंबली अप्रूव्ड यूरोपियन बैक्ड यूक्रेनियन रेजोल्यूशन डिमांडिंग रशियाज इमीडिएट विथड्रॉल फ्रॉम यूक्रेन। जबकि यूरोपियन यूनियन जिस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी कि भाई ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो बंद हो जाए और रशिया यूक्रेन वाले एरिया से तुरंत विड्रॉ कर ले इमीडिएटली, ये रेजोल्यूशन पास हो गया क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे कंट्रीज ने इस पर सपोर्ट किया यूक्रेन को। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि यूक्रेन यूएसए के साथ में नहीं दिख रहा, भले ही वो वॉर को स्टॉप करना चाह रहा है। इंपैक्ट ऑन द यूएस एंड यूक्रेन, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा इस रेजोल्यूशन का? दिस इज अ सेटबैक फॉर द यूएस। यूएस के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि 193 मेंबर की जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें उसके सपोर्ट में कंट्रीज नहीं मिल रहे उसको। यूएनजीए रेजोल्यूशन सारा, हाँ एक बात यह है कि देखो यूएनजीए में जो रेजोल्यूशन होते हैं उनका कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, वो ऐसा नहीं किसी कंट्री पर फोर्स्ड होते हों या उनको जो है एक्सेप्ट करना उनके लिए लीगली बाइंडिंग, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसका एक प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर तो एटलीस्ट उसका बनता ही है। डिमिनिश्ड सपोर्ट फॉर यूक्रेन, लेकिन एक चीज और देखने को मिली कि यूक्रेन के सपोर्ट में जो कंट्रीज पहले थे अब वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनियन रेजोल्यूशन पास विद 93 वोट्स के साथ में पास हुआ जो कि उसके फेवर में थे। 18 कंट्रीज उसके फेवर में नहीं थे और 65 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। जबकि दिस इज अ लोअर नंबर कंपेयर टू प्रीवियस वोट which has over 140 nations condemned Russia। एक टाइम ऐसा था जब इससे पहले रेजोल्यूशन आया था तो 140 नेशंस ने रशिया को कंडेम किया था, लेकिन अब ये सब चीज हमको देखने को नहीं मिली कि इतने सारे कंट्रीज आकर के रशिया को कंडेम करें। यूएस प्रेशर ऑन यूक्रेन, यूएस ट्राई टू कन्विंस यूक्रेन टू विड्रॉ इट्स रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द यूएस प्रपोजल। उसने कोशिश की कि भाई इसके सपोर्ट में कंट्रीज आए, यूक्रेन आए, लेकिन नहीं आए। यूक्रेन ने रिफ्यूज कर दिया। लीडिंग टू द असेंबली एडिंग लैंग्वेज टू द यूएस, मींस बात उसी की हो रही है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, जो रेजोल्यूशन था उसकी लैंग्वेज क्या थी उसके बेसिस पर इसमें झगड़ा हुआ और सपोर्ट नहीं मिल पाया। किसको सपोर्ट नहीं मिल पाया? बिल्कुल भी
यूएसए के जो रेजोल्यूशन थे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो ये तो था अभी तक का इसमें अपडेट। ठीक है, अब हम चलते हैं पगड़ी सवाल जट्टा मूवमेंट। ठीक है, ये अभी इसमें लेटेस्ट में एक न्यूज है ना, और ये एक्चुअल में एक हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक इश्यू था, उससे रिलेटेड, और ये फिर से न्यूज में आ गया है। ठीक है, हुआ क्या है कि रिसेंटली बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा वाले बॉर्डर पर, उन्होंने 3rd फेब थी उसको सेलिब्रेट किया है किसके रूप में, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट क्या है कि नेशनल लेवल पर ये फार्मर्स इसको जब जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअल में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था अजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1907 में उसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अंग्रेज जब जो है 3 एक एग्रीकल्चर लॉ लेकर के आए थे, और उस जो है पंजाब और उस रीजन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो उसका विरोध हुआ था, और उसके लीडर थे अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है, अंकल थे उनके। तो पगड़ी संभाल जट्टा लिटरली ट्रांसलेट इसका ये होता है कि टेक केयर ऑफ योर टर्बन ओ फार्मर। तो मीन्स यहाँ पगड़ी की बात जो हो रही है कि अरे ओ किसान, अपनी पगड़ी अपनी टर्बन को संभालो। मीन्स जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वो सिर पर होता है, उनकी पगड़ी में रेस्पेक्ट होता है, तो अगर उसकी इज्जत नहीं रहेगी तो फिर जो है कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए था। स्लोगन ये जो दिया था कि पगड़ी संभाल जट्टा, तो ये कॉइंड बाई बांके दयाल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको कॉइन किया था, नेशनलिस्ट पोएट थे, और बिकेम अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट में एक बड़ा फोर्स के रूप में ये देखे जाते थे। द 3 लॉ कौन कौन से थे जिनके अगेंस्ट में जो है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो थे एक तो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900, द पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट ऑफ 1906, और दी दोआबबारी एक्ट 1907। ये 3 एक्ट थे जिसके अगेंस्ट में ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट आया था। एक एक करके इन तीनों लॉ का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो था वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था फार्मर्स के राइट्स को, कि वो ना तो अपनी लैंड को बेच सकते थे, ना ही कहीं गिरवी या मॉर्टगेज उसको रख सकते थे। तो अल्टीमेटली उनका पर्पस था अंग्रेजों का कि जो फार्मर्स हैं वो बस ऐसे ही गुलाम बने रहे। नेक्स्ट उनका जो एक्ट था वो था पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल रहा था किस पर, मींस कंट्रोल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी लैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, ऑनरशिप उसकी। मींस किसान जो उस पर एग्रीकल्चर कर रहे थे वो मात्र क्या रह जाते, उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स रह जाते, बस बोला जमीन किसकी, गवर्नमेंट की, आप तो बस इस पर खेती कर रहे हो, तो फिर किसानों के पास कुछ नहीं बचता। तो इसलिए भी इन जो ये जो लॉ थे उनके अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट है दोआबबारी एक्ट। ये जो एक्ट था 1907 का, इसने फार्मर्स के ओनरशिप राइट्स को उनकी लैंड से छीनने की कोशिश की थी। तो जब आपकी फार्मर्स जो फार्मर्स हैं या कोई भी नॉन फार्मर्स भी हो, कोई भी हो, हमारी अगर कोई हमारी लैंड है, हमारी प्रॉपर्टी, अगर उन्हीं से को हमारे हाथों से छीन लिया जाए तो क्या होगा, मूवमेंट तो होगा ही, प्रोटेस्ट तो होगा ही। तो ये जो 3 लॉ थे इनके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ये जो अजीत सिंह जिन्होंने स्टार्ट किया था और किशन सिंह, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो ये जो है भगत सिंह के पिता थे कौन, किशन सिंह, और उनके चाचा थे अजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी, और एक फार्मर्स का ग्रुप था ये, उस समय पर रिवॉल्यूशन करता था ये। लाला लाजपत राय और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट को। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ फिर इस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट का, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फर्स्ट मेजर फार्मर मूवमेंट बनकर के निकला ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। मींस इससे पहले कोई इस लेवल का इतना बड़ा मूवमेंट कभी हुआ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्पेशली बाय फार्मर्स। तो ये सबसे बड़ा हुआ। इसने फाउंडेशन रखा फ्यूचर के और भी बहुत सारे रेसिस्टेंस के लिए। मींस लोगों में एक जोश था ना, वो उसको जगाया, लोगों को जागरूक किया, वेल मींस उनको वेल अवेयर किया कि हम आवाज उठा सकते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। दूसरा था एजिटेशन लेड टू मास प्रोटेस्ट। तो मींस
पहले जो सोसाइटी में से, पीपल में से लोग घरों से नहीं निकलते थे, डरते थे अंग्रेजों से, तो अब अंग्रेजों के अगेंस्ट में मास प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलना स्टार्ट हुए। जैसे कि हम इसके बाद हम एक घटना देखते हैं 1900, उसमें 19 के आसपास में जो हम देखते हैं, तो धीरे धीरे लोगों में जब जागरूकता आई तभी तो इतने सारे लोग जो है, चाहे आपको हम बाद में देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, ऐसे मूवमेंट्स में भीड़ हमें देखने को मिली। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उसमें भी इतनी सारी भीड़ कहाँ से आई? ऐसे मूवमेंट जो पहले हो रखे थे उनसे लोगों में जोश आया था और वो आना स्टार्ट किया था। चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ड्यू टू इंटेंस प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रू सम ऑफ द ऑपरेसिव क्लॉजेस ऑफ द लॉज। मींस जनता ने, फार्मर्स ने स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया कि गवर्नमेंट को इन लॉ में ऐसे, ये जो लॉ थे इनमें से बहुत सारे प्रोविजंस को डिलीट करना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा, उनको एडिट करना पड़ा, उनको अमेंड करना पड़ा। मींस यहां से सोसाइटी को एक सिग्नल गया कि अगर इंडिया के लोग यूनिटी में आ जाए, वो एकजुट हो जाए, तो अंग्रेज, जिसको जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो सबको डराते फिरते थे, उनको भी झुकाया जा सकता है। दे कैन बी नील डाउन, उनको घुटनों पर लाया जा सकता है उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहां से ये मैसेज गया था उस समय पर। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद अदर टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।